दिस इज डे 8 ऑफ आवर डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम। सो कल से हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस बिगिन करे हैं जो कि PYQs में पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, द सेम क्वेश्चंस which I discussed yesterday has been asked in UPSC means in 2021 एंड जो आज क्वेश्चन लिया है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर है एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन UPSC इन 2025। तो आप देख सकते हैं कि थीम रिपीट होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मार्क करिए कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। 15 मार्कर में है तो आपको 3 पेजेस लिखने होंगे इसमें। तो सबसे पहला आप देखिए कि पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो फलक्रम है। फलक्रम का बेसिकली मतलब होता है, आप सी सॉ का झूला देख लीजिए, एक उसका पाइवट पॉइंट होता है जहाँ पे वो बैलेंस हो जाता है, ना ही राइट साइड शिफ्ट होता है और ना ही लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, तो इसको कहते हैं फलक्रम। ये एक्ट करता है एक एसेंशियल चेक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक एसेंशियल चेक की तरह अप्लाई होता है हाई फंक्शनरीज में और सिटीजन्स में। इस व्यू में, इस ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, आपको एक्सप्लेन करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है और उसके एप्लीकेशंस बताने हैं कि हम बैलेंस कर सकें जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को बैलेंस कर सकें। तो बेसिकली आपने स्टार्ट आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से करेंगे, फिर बॉडी में आप डाल देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज द फलक्रम, फिर उसमें आप हेडिंग्स बनाएंगे कि 2 हेडिंग्स बनेंगी कि चेक ऑन हाई फंक्शनरीज एंड चेक ऑन सिटीजन्स। आप इसमें 5-5 4-4 पॉइंट्स जो आपको आए उतने पॉइंट्स लिखना। फिर आपको बताना है कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन एंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें आप केसेस मेंशन करते हुए चलना एंड लास्ट में आप मेंशन कर देना कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इनको मेंशन करने में, एंड एट लास्ट वे फॉरवर्ड, और अगर आपको कोई कोड पता हो तो आप उसको कंक्लूड कर देना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। कल मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। ठीक है, आपको एक इंट्रो पता लग गया, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कल की वीडियो देखी होगी। एंड एक इंट्रो आज हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, अभी मैं पॉलिटी पढ़ रहा था, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है, सीधे सीधे लिखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एम्प्लाइज एड्रेस टू द कोर principles and spirit of the constitution in a democracy, constitution in a democracy। ठीक है, फिर देखो, अगर आपने ये ओवरऑल आपने क्या करा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और जो स्पिरिट हो गई वो फॉलो करेंगे सारी ऑर्गन्स जो हो गई स्टेट की, एंड जो सिटीजन्स हो गए वो फॉलो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ओवर मोरालिटी। ठीक है, तो ये मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। आपने इसको डिफाइन कर दिया, फिर आप इसको कुछ वर्ड देने के लिए, मतलब थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए आप किसी को कोट कर देना। मैं यहाँ पे अम्बेडकर जी को कोट करूंगा। इन द वर्ड्स ऑफ अम्बेडकर, लक्ष्मीकांत में सीधे सीधे डिफाइन है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटीमेंट, इज नॉट अ नेचुरल सेंटीमेंट, नेचुरल सेंटीमेंट नहीं है। इट हैज टू बी कल्टिवेटेड, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। तो आपने ये लिख दिया ना, आपके इंट्रो का पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक नेचुरल सेंटीमेंट नहीं है एंड इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। सबसे पहले आपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करा। ठीक है, पहला काम आपका डन हो गया। अब आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक फलक्रम की तरह है। ठीक है, आप फिर अगली हेडिंग डालिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज द फलक्रम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज द फलक्रम। फिर आपने बताना है, फलक्रम लिख दिया आपने, किस किस के लिए है कि ये चेक करता है हाई फंक्शनरीज में और सिटीजन्स में। तो आप इसमें आप पहली हेडिंग डालिए कि चेक्स ऑन हाई FUNCTIONARIS। सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन से उठाया, तो मैं इसमें आपके 5 से 6 पॉइंट लिख लूंगा, या 4 पॉइंट लिख लूंगा, या 3 पॉइंट लिख लूंगा, जितने आ रहे हैं उतने लिख लूंगा। सबसे पहली हेडिंग डालेगी इसमें कि फंक्शनरीज इस पे कैसे चेक करता है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेम पॉइंट मैंने कल आपको मेंशन करे थे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप इसमें सीधे सीधे लिख लो, लिमिट्स आर्बिट्री
यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव, किसी का भी लिख लो, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें डाल दो, रूल ऑफ लॉ। आपको इसमें केस लॉस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बेसिक इंट्रो टाइप का बता रहे हैं इसमें कि हाई फंक्शनल रिसर्च पे चेक कैसे करता है, ठीक है। एग्जाम्पल डाल दो, ठीक है। अगर कोड केस लॉ डालना है तो वो भी डाल दो, लेकिन खाली लॉन्ग पड़ेगा आपको। कुछ कुछ चीज़ों में मेंशन करेंगे कि रूल ऑफ लॉ, जैसे रूल ऑफ लॉ एसपी गुप्ता केस में बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। आप इसमें लिख दीजिए इंश्योर्स डिसीजंस आर लीगल। इंश्योर करता है कि जो डिसीजंस हैं वो लीगल हैं कि नहीं है, लीगल होने चाहिए, ना कि पर्सनल, नॉट पर्सनल, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप डालिए कि जुडिशियल रिव्यू, इसमें आप केस मेंशन कर दीजिए, इसमें आप एनजेएसी जजमेंट को मेंशन कर दीजिए, एनजेएसी जजमेंट। और फिर चौथा आप लिखिए, चौथे में आप लिख लीजिए डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक अकाउंटे, इसमें आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा डीसी वाधवा केस, ठीक है। वो समझ जाते हैं एग्जामिनर्स, इतने पढ़े लिखे होते हैं। डीसी वाधवा केस, तो ओवरऑल डीसी वाधवा केस में क्या कहा था कि ये था ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबिलिटी के रिगार्डिंग था, ठीक है। पांचवा लिख देना आप सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर में आप लिख देना कि आप इसमें लिख सकते हैं, वो डायग्राम बना देना सीधे सीधे, कि सेपरेशन ऑफ पावर में आप सीधे सीधे डायग्राम बना सकते हैं, या मेंशन कर देना कि नहीं, वो डायग्राम में बेटर रहेगा, ठीक है, कि ये ठीक है, आपको बेटर पता होगा, बना लेना आप। यहाँ पे स्पेस का इशू आ रहा है, ठीक है। और अब देखो कि आपने फंक्शनलिटीज पे देख लिया, अब आ जाते हैं सिटीजन्स पे कैसे लगता है, चेक्स ऑन सिटीजन्स, ठीक है। इसमें भी आप 3 से 4 पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा। अपने पेजेस की लिमिट देखना आप, क्योंकि अभी आपको वो भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप इसमें सबसे पहले लिख दीजिए इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें आपका सीधा सीधा आ जाएगा बिट सिटीजन्स अगेंस्ट, बिट सिटीजन्स अगेंस्ट प्रैक्टिसिंग कास्ट, प्रैक्टिसिंग कास्ट, जेंडर और रिलीजियस एक्सक्लूशन, ठीक है, ठीक है। और आप दूसरा लिख देना इसमें पब्लिक मोरालिटी, इंश्योर करता है कि पब्लिक मोरालिटी डज नॉट ओवरराइड, डज नॉट ओवरराइड राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। आप इसमें नवतेज सिंह जौहर के केस को कोट कर देना, नवतेज सिंह जौहर केस 2018 का केस है, ठीक है। और यहाँ आप इसमें मेंशन कर देना सबरीमाला जजमेंट, ठीक है। आप इसमें तीसरा पॉइंट डालिए कि, और तीसरा पॉइंट क्या डाल सकते हैं आप इसमें, डिस्करेज हेट स्पीच, इंटॉलरेंस, ईटीसी, ठीक है। ये आपका हो गया चेक्स ऑन सिटीजन्स। और आप वो लिख सकते हो कि कैसे चेक करता है, एक और तरीका है कि प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाल्स को, मतलब भाई फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये खत्म हुआ, दो आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले ये हो गया हाई फंक्शनलिटीज और सिटीजन्स इन द व्यू ऑफ द अबव सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब आपने कॉन्सेप्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हल्का सा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। आप इसमें लिख दीजिए सीधे सीधे कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, इसको तो आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। और एक एक ऑथर ने, जैसे फॉरेन किसी ने कोट करा होगा, वो याद रखना। जैसे मुझे इसका याद है कि जॉर्ज ग्रोट ने कोट करा था, डिस्क्राइब करा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एज अ रेयर एंड डिफिकल्ट सेंटिमेंट, एज अ रेयर एंड डिफिकल्ट सेंटिमेंट। मैं यहाँ पे वो भी कर सकता था बी आर अम्बेडकर जी का, लेकिन वो मैंने आपको इंट्रो में दे दिया, तो मैंने यहाँ पे लिखना सही नहीं समझा, ठीक है। तो और आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है।
रेयर एंड डिफिकल्ट सेंटीमेंट के साथ में कहा था, उन्होंने 2-3 पॉइंट गए थे, 1-2 याद हैं। नीड फॉर पब्लिक पब्लिक रीजन एंड ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, एक पॉइंट और मेंशन कर दो, ठीक है। वो तो वही है, एडरेंस टू लॉ वाइल एनेबलिंग ओपन क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का आप इसमें मतलब भी समझ गए, ठीक है। अब आपका लास्ट पॉइंट आता है इसमें, क्या है वो, कि एप्लीकेशन टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन बैलेंसिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसमें आप मेंशन करना 5 से 6 पॉइंट, फिर आपका आंसर खत्म। पहला पॉइंट देखिए, इसमें आप क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लिख दो सीधे सीधे जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। एनजेसी केस लिख देना इसमें सीधे सीधे, ठीक है, ठीक है। आप इसमें सीधे सीधे लिख देना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिजर्व्स जुडिशियल प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट्स, प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट्स। आप इसमें सीधा सीधे डाल देना एनजेएसी केस 2015 का था, आई गेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या करता है, प्रिजर्व करता है जुडिशियल प्राइमेसी को अपॉइंटमेंट में, वाइल डिमांड भी करता है, ठीक है। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का आ गया और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का ये आ गया, वाइल डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कोलिजियन रिफॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये पूरा हुआ आपका। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिखना कि जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू। आप इसमें सीधा सीधा लिख देना कि प्रोटेक्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रोटेक्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, ठीक है। सीधा सीधा आप इसमें केस कोड कर देना, केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। तीसरा आप इसमें कोड करना कि जुडिशियल कंडक्ट, ठीक है। आप इसको एस्पेक्ट बना के भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे मैं करता था, एस्पेक्ट, एक्सप्लेनेशन और केस लॉस। जुडिशियल कंडक्ट में आ जाएगा कि इंश्योर करता है कि जो जजेस हैं, इंश्योर्स जजेस रिमेन फ्री रहें, रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रेशर लिख दो आप, एग्जीक्यूटिव प्रेशर, बट ऑल्सो, पर इतने भी फ्री ना रहें कि करप्शन वगैरह करें ओपनली, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए आ गया, बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी, SCRUTINY, स्क्रूटिनी फॉर करप्शन। इसमें आप ये मेंशन कर देना कहाँ का, के वीरा स्वामी एक केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का, ठीक है। चौथा पॉइंट आप डालिए, चौथे पॉइंट में आप डाल देना पब्लिक ट्रस्ट आ गया। इसमें आप सीधे सीधे लिख दो जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट्स रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट्स रूल ऑफ लॉ वाइल अकाउंटेबिलिटी, बल्कि जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर्स करती है पब्लिक कॉन्फिडेंस, इंश्योर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखिए आप, पांचवा आ जाएगा आपका, पांचवा आ जाएगा, हाँ, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें तो मेरे को केस याद है, सुभाष अग्रवाल केस था, ठीक है, RTI के तहत पकड़ा गया था। एग्जाम्पल, सुभाष अग्रवाल केस क्या था इसमें, कि ये पकड़े गए थे, कि मतलब इस केस में क्या था कि जो CJI का ऑफिस था, CJI ऑफिस, उसको लेके आ गए थे RTI के अंदर, ठीक है। छठा लिख दीजिए CJI ऑफिस, तो अकाउंटेबल हुआ है। और एक आ जाएगा PIL डाल दो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। इंश्योर्स एक्सेस टू जस्टिस
एक्सेस टू जस्टिस फॉर पुअर, फॉर द पुअर्स एंड मार्जिनलाइज्ड, MARGINALISAD, ठीक है। बट ये तो आ गया आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो डिमांड करती है कि जुडिशली क्रेडिबिलिटी में भी रहे, वो इसके आगे लिख देना आप, ठीक है। तो ये सब आपने लिख दिया कि हाउ इट बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले आपने इंट्रो दिया, फिर आपने कंसेप्ट ऑफ कंसेप्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बताया, फिर आप पीछे ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, नहीं, तो तीसरा ये, फिर आप इसमें लिख देना मेरा चैलेंजेस। चैलेंजेस में क्या क्या लिख सकते हैं आप? चैलेंजेस में आप सबसे पहले लिख दीजिए जुडिशियल पेंडेंसी, सबको पता होगा ये तो, ठीक है। रफली अराउंड 80,000 केसेज जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहला ये लिखिए आप। और दूसरा आ जाएगा जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है। ओवर रीच कैसे हुई थी कि क्रैकर्स में जो अभी रिसेंट दिल्ली वगैरह में बैन करा था, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। और क्या आ सकता है? और यहाँ आप इसमें जुडिशियल ओवर रीच में भी लिख सकते हैं कि वो जो गवर्नर के रिगार्डिंग फैसला लिया था तमिलनाडु वगैरह में, ठीक है। और ओपेसिटी इन अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं आप, ओपेसिटी इन अपॉइंटमेंट्स, इसमें क्या लिख सकते हैं? अंकल जज सिंड्रोम चलता है, अंकल जज सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आ गया आपका, वे फॉरवर्ड डाल दो। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो आप? वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि एक ऑल इंडिया, जैसे यूपीएससी के लिए है वैसे ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, वैसे ही एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाइए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट करिए, जिसके लिए है ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट करिए, ठीक है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट करिए कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ही कर ले, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करिए, स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और आप क्या करिए कि कोड ऑफ एथिक्स को बाइंडिंग करिए, बाइंडिंग कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो आप लास्ट में DY चंद्रचूड़ जी की बात याद है मुझे, SDY चंद्रचूड़ सेड, SDY चंद्रचूड़ ऑब्जर्व कर तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो एक प्रिविलेज नहीं है, एक प्रिविलेज नहीं है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अ प्रिविलेज, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ओड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार खुद ट्राई करना और जहाँ ना आए वहाँ मेंशन करना, ठीक है, कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। इजी क्वेश्चन था वैसे, थीम रिपीट होती है। सबसे पहले आप ये देखिए, इंट्रो करा हमने इजीली, फिर जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, फलक्रम पूछा गया था कि कैसे है, फिर देखा कि हाई फंक्शनलिटी इस पे चेक कैसे रखता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, और फिर देखा कि सिटीजन्स पे चेक कैसे रखता है। आप 2-4 पॉइंट और लिख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी डिक्टेट कर दिए थे। फिर आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट क्या है। मैंने जॉर्ज ग्रोथ की बात मुझे याद थी, आप किसी और की बात याद रख लीजिए, या आप सीधे सीधे बिना याद करे BR अम्बेडकर जी को बता दीजिए, बट मैंने वो इंट्रो में लिख दिया था। अगर मैं इंट्रो में स्टार्ट करता NCT दिल्ली के केस से तो मैं नहीं बताता, ठीक है। तो फिर आपने बता दिया कि कैसे इंश्योर करता है, बैलेंस करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को, वो आपने यहाँ पे पूरा बता दिया। बल्कि केस क्लॉज भी मेंशन करें प्रॉपर्ली, ठीक है, तो आपको इसमें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, फिर आपने लास्ट में चैलेंजेस बता दिया और उनका वे फॉरवर्ड बता दिया। फिर लास्ट में अपने कोड के माध्यम से आपने आंसर को एंड कर दिया, ठीक है। पहले भी हमने जो टॉपिक लिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डेफिनेशन क्या होती है, जैसा आज बताया है, बट यहाँ पे मैंने आपको केस बता दिया था। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इसने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो इसेंशियल है प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। आप इसको आज कोर्ट की तरह भी यूज कर सकते थे लास्ट में, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।